जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। और हरियाणा ग्रुप डी 2026। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था कि हम 1 जुलाई से हरियाणा जीके, इंडिया जीके, साइंस और मैथ की लाइव क्लास सुबह डेली 7 बजे हरियाणा जीके और डेली सुबह 11 बजे आपको ये इंडिया जीके की क्लास देखने को मिलेगी। और डेली दोपहर को 2 बजे साइंस की क्लास और डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास, मैथ की लाइव क्लास, जिसके अंदर मैं आपको MCQ क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन करवाने वाला हूं। देखिए, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो साथ के साथ में नोट्स बनाने हैं। हमारी सीरीज का नाम रहेगा धाकड़ सीरीज। आज से ये स्टार्ट हो रही है। 3 महीने के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर से पहले होने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो आपका जो एग्जाम पूरा का पूरा सिलेबस सितंबर तक खत्म करके उसके बाद में आपको एक टेस्ट के रूप में डेली आपको टेस्ट करवाया जाएगा हरियाणा ग्रुप डी से रिलेटेड। तो आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो हरियाणा में किसी भी एग्जाम की, तो ये आपका सिलेबस पूछा ही जाता है। तो हमारी सीरीज आज से स्टार्ट हो चुकी है। क्लास अगर आपको अच्छी लगे, क्लास को पूरा एक बार देखना एंड तक। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को या अपनी सीरीज के बारे में बताना है। हमारी सीरीज धाकड़ सीरीज, आज जीके जीएस की क्लास है। सुबह के आज 11 बज चुके हैं, पहली क्लास है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आपका अपना परिवार है और जो मेरे से पढ़े हैं वो लोग जानते होंगे, मैं कभी टाइम पास नहीं करवाता। मैं केवल यहाँ पे आपको पढ़ाने आता हूँ और पढ़ाया भी वही जाता है जो आपके एग्जाम के अंदर आता है। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम हिस्ट्री करेंगे। हिस्ट्री के बाद में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स भी करेंगे, स्टैटिक जीके करेंगे और साइंस की आपकी अलग से क्लास रहेगी। 3 महीने के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस जो है कवर करवाया जाएगा। अगर आप थ्योरी करना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, ऑलरेडी मैंने थ्योरी करवाई हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्लीट PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना, 8813058810। 230 रुपीज में आपको PYQ की जितनी भी सभी सब्जेक्ट की आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और हरियाणा करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स में आपको करवाता रहूंगा। पहला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एलोरा की गुफाओं में केवल 24 मठ हैं, 24 मठ और मंदिर हैं जो 2 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह प्राचीन भारत की विशेषता, सहिष्णुता की भावना को दर्शाता है। देखिए, इसके अंदर केवल और केवल दूसरा कथन सही रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो गुफाएं थी, एलोरा की गुफाएं, ये 5वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में ये बनी थी। और इसके अंदर जो टोटल गुफाओं की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर टोटल 34 गुफाएं हैं। और ये जो 34 गुफाएं हैं कितने धर्मों से जुड़ी हुई हैं? 3 धर्मों से जुड़ी हुई 34 गुफाएं एलोरा की गुफाएं के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए 1 से 12 नंबर गुफा कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है 1 से 12 नंबर गुफा। अगर आपसे पूछा जाए 13 से 29 नंबर गुफा कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। 30 से 34 नंबर गुफा जैन धर्म से संबंधित है। यानी कि बौद्ध, हिंदू, जैन 3 धर्मों से ये जुड़ी हुई है। और हिंदू और जो बौद्ध गुफाएं हैं, हिंदू और बौद्ध गुफाएं कौन से वंश ने बनवाई थी? अगर आपसे पूछा जाए, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बौद्ध और हिंदू गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। जैन गुफाओं का जो निर्माण है वो यादव वंश के द्वारा बनवाई गई थी, यादव वंश के द्वारा। ठीक है। ये जो गुफाएं हैं, एक अद्भुत शिल्प कला आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, धार्मिक सहिष्णुता भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो केवल और केवल सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और 1983 में 1983 के अंदर यूनेस्को विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया है एलोरा की गुफाओं को। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री के यात्रा विवरण के अंदर मिलता है? देखिए, कि यात्री आए थे जिनका नाम था हवेन सांग। और ये जो हवेन सांग है, भारत के अंदर किसके शासनकाल के अंदर आए थे? एग्जाम में पूछा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में
ह्वेनसांग भारत के अंदर आया था। और इनकी एक पुस्तक है, ह्वेनसांग की एक पुस्तक है सी यू की। इसी पुस्तक के अंदर उन्होंने भारत की यात्रा का वर्णन किया है। मेगास्थनीज, अगर मैं बात करूं, मेगास्थनीज मौर्य शासक थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आए थे। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। जबकि जो डेमिंगो पेस है, विजयनगर के एक शासक हैं जिनका नाम है कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय के शासनकाल में, विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय के शासनकाल में डोमिंगो जो पेश हैं वो भारत के अंदर आए थे। तो अजंता की गुफाओं का उल्लेख, ह्वेनसांग एक यात्री थे, चीनी यात्री, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए। सीयू की पुस्तक के अंदर इन्होंने भारत की यात्रा का वर्णन किया है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए। मेगास्थनीज मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए। और डोमिंगो जो पेश हैं वो विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय के शासनकाल में भारत के अंदर आए थे। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में लौह युग का पुरातात्विक प्रतिनिधित्व उन संग्रहों द्वारा किया जाता है जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित विशिष्ट प्रकार के मृद भांड शामिल हैं। चित्रित धूसर मृद भांड, उत्तरी काले पोलिस मृद भांड। तो राइट ऑप्शन इसके अंदर रहेगा ए ऑप्शन। पहला और दूसरा दोनों इसके अंदर सही है। देखिए, एक वैदिक काल जो माना जाता है 1200 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व, इस काल को कौन सा काल कहा जाता है? वैदिक काल माना जाता है 1200 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व। जो चित्रित धूसर मृदभांड है ये वैदिक काल की विशेषता है। इसमें आपको बर्तन, ठीक है, बर्तन जो है गढ़ाई किए हुए बर्तन आपको इसके अंदर मिलेंगे। उत्तरी काले पोलिस मृदभांड, ये चमकदार काले रंग के बर्तन के रूप में इनको पाया गया। और ये उत्तरी काले पोलिस मृदभांड ये दर्शाते हैं कि उस टाइम पे व्यापार हुआ करता था, सांस्कृतिक कुछ प्रोग्राम या संपर्क हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला आपको यहाँ पे दिया गया मध्य पाषाण स्थल, और मध्य पाषाण स्थल कौन कौन सी जगह के ऊपर है? लंगनाज की अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि जो मध्य पाषाण युग है, मध्य पाषाण युग, मध्य पाषाण युग का जो काल है वो 9000 से लेकर 400 ईस्वी पूर्व, 9000 से 400 ईस्वी पूर्व के काल को मध्य पाषाण युग कहा जाता है। यहाँ पर आपको ब्लेड के आकार के पत्थर के औजार मिले थे। सबसे पहले इसकी जो खोज है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के अंदर हुई थी। और पुरातात्विक स्थल अगर मैं बात करूं, लंगनाज, लंगनाज आपको गुजरात के अंदर मिलेगा, मध्य पाषाण एक स्थल है। बी ऑप्शन यानी कि संगन कुल्लू आपको मिलेगा कर्नाटक के अंदर, गौरीगुंडम तेलंगाना, और चौपानी मंडो उत्तर प्रदेश। ये सभी मध्य पाषाण जो स्थल हैं आपको अलग अलग जगह पर, लंगनाज गुजरात, संगन कुल्लू कर्नाटक, गौरीगुंडम तेलंगाना और चौपानी मंडो उत्तर प्रदेश। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, पहली शताब्दी ईस्वी के अंदर लिखा गया था। देखिए इसके अंदर जो वर्णन किया गया है, यूनानी यात्रा का वर्णन किया गया है। यूनानी यात्रा का वृत्तांत आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। जो लाल सागर, हिंद महासागर का जो तटीय बंदरगाह है, व्यापार का वर्णन इसके अंदर किया गया है। व्यापार का वर्णन किया गया है, व्यापार का वर्णन। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के अंदर यूनानी यात्रा का वर्णन है, व्यापार का वर्णन इसके अंदर किया गया है। और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी बहुत बार पूछा जाता है किसके द्वारा लिखा गया था, तो उनका नाम था विलियम एच सॉफ। विलियम एच सॉफ के द्वारा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लिखा गया था। नेक्स्ट है,
गुप्त अभिलेखों में वर्णित त्रिभुक्ति वर्तमान किसके अनुरूप है? ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश या बंगाल? राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, बिहार। जो गुप्त अभिलेख थे उसके अंदर एक प्रांत हुआ करता था त्रिभुक्ति। गुप्त अभिलेख, गुप्त अभिलेखों के अंदर एक प्रांत का नाम था, एक प्रशासनिक प्रांत हुआ करता था जिसका नाम था त्रिभुक्ति, जो वर्तमान बिहार के अंदर स्थित है। और वर्तमान बिहार में भी जो दरभंगा क्षेत्र है बिहार का, उसके अंदर ये स्थित है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता है? एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, नैतिक कानून। देखिए, जो प्रजा हुआ करती थी उस टाइम पे, जो राजा हुआ करते थे और जो उनकी प्रजा हुआ करती थी, उनके रख रखाव के लिए अशोक ने कुछ आचार और कुछ नियम बनाए थे। उन्हीं आचार और नियम को धम्म कहा जाता है। यानी कि अशोक के द्वारा जो आचार बनाए गए, जो नियम बनाए गए, किसके लिए बनाए? अपनी प्रजा के लिए। उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को धम्म कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए बनाए गए थे, तो नैतिक कानून को यह संदर्भित करता है, धम्म। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अमरावती स्तूप सबसे पहले ये कहाँ पर पड़ता है? एक गुंटूर जिला है। ये गुंटूर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर है अमरावती स्तूप, जिसका निर्माण सातवाहन काल के अंदर हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सातवाहन काल के अंदर जो व्यापारी थे उनके द्वारा 200 ईस्वी पूर्व अमरावती स्तूप का निर्माण गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर करवाया गया था। अमरावती, अमरावती का जो प्राचीन नाम था ये धान्य कट्टक, धान्य कट्टक प्राचीन नाम अमरावती का था, जिसकी खोज 1797 के अंदर कर्नल मैकेंजी के द्वारा की गई थी। कर्नल मैकेंजी 1797 के अंदर की गई थी। और जिसका उत्खनन, उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? 1840 ईस्वी के अंदर इलियट के द्वारा करवाया गया था। इलियट के द्वारा। खोज किसके द्वारा की गई थी? कर्नल मैकेंजी के द्वारा। उत्खनन 1840 ईस्वी में इलियट के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितनी है? राइट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन, 11 सेंटीमीटर। देखिए, कहाँ से प्राप्त हुई है नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई है नृत्य करती हुई मूर्ति, जिसकी जो ऊंचाई है वो 11 सेंटीमीटर है। और इसकी ये जो मूर्ति थी ये किसकी बनी हुई है? कांसे की मूर्ति बनी हुई है। किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी? 1926 के अंदर अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके के द्वारा 1926 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, और बहुत भी प्रमुख खोजें सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हुई थी। मोहनजोदड़ो के अंदर आपने सुना होगा विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। पशुपति महादेव, पशुपति महादेव की मुहर भी, उसकी भी खोज की गई थी। पशुपति महादेव की मुहर, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार। ठीक है, और आपको टेराकोटा की मूर्तियां, टेराकोटा की मूर्तियों की खोज की गई थी। ये भी यहीं से मिली थी टेराकोटा की मूर्तियां। ठीक है, और आपको आभूषण मिले थे, आभूषण, मोहरें आपको प्राप्त हुई थी, मोहरें। ये सब आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। विशाल स्नानागार, पशुपति महादेव की मोहर, विशाल अन्नागार, टेराकोटा की मूर्तियां, आभूषण, मोहरें, मूर्तियां भी आपको प्राप्त हुई थी, मूर्तियां, टेराकोटा की मूर्तियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की जो खुदाई है वो किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले कब की गई थी? 1921 में की गई थी, दयाराम साहनी जी के द्वारा, 1921 के अंदर, 1921 के अंदर। और ये हड़प्पा कहाँ पर है? 1921 में हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के अंदर है ये।
और 1922 के अंदर रखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। इसी से हमें सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला था। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उसके किनारे ये फैली हुई थी। ये जो सभ्यता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच ये विकसित हुई थी, जो आज पाकिस्तान और भारत के पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर ये फैली हुई है। यहीं से हमें योजनाबद्ध नगर, भाई उस टाइम पे जो लोग हैं एक तरीका जानते थे, पक्की ईंटों के घर मिले हैं, पक्की ईंटों के मकान भी मिले हैं। जल निकासी प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। भंडारण गृह, यानी कि उस टाइम पे लोग अनाज वगैरह वगैरह भंडार करके रखते थे। कुछ व्यापारिक मोहरे भी हमें मिली हैं, व्यापारिक मोहरे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? राइट ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन, रावी नदी के तट पर स्थित था। 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है, किस शहर को लघु हड़प्पा कहा जाता है? लघु हड़प्पा किस शहर को कहा जाता है? लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। जिसको लघु हड़प्पा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर नियोजित नगर, पक्की सड़कें, डॉकयार्ड जहाँ पर जहाजों का बेड़ा होता है, समुद्री जहाजों का, ठीक है, डॉकयार्ड, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं यहाँ से मिले हैं। और इस सभ्यता का जो व्यापारिक केंद्र था वो सबसे दक्षिणी स्थल था लोथल। तो किस शहर को कहा जाता है? लघु हड़प्पा, लोथल, जो गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा नगरों में गड्ढों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य गड्ढों का क्या था? प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना, आवासीय क्षेत्र के रूप में कार्य करना, धार्मिक समारोह का आयोजन करना, बाजार के रूप में कार्य करना। राइट ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे जो प्रमुख विशेषता थी उसकी प्रशासनिक और जो सार्वजनिक कार्य हैं उनका आयोजन करना, ठीक है। जैसे नगर नियोजन पद्धति, जल निकासी प्रणाली। ये जो नगर था हड़प्पा नगर, दो भागों के अंदर विभाजित था, बहुत बार पूछा जाता है, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। दो टीलों के अंदर ये जो नगर था ये बंटा हुआ था, ठीक है। पूर्वी टीले के ऊपर जो है आवास यानी कि लोग रहते थे, जबकि पश्चिमी टीले के ऊपर बड़े बड़े किले थे, बड़े बड़े गढ़ थे, बड़े बड़े दुर्ग के साक्ष्य पश्चिमी टीले से हमें मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के विभिन्न चरणों से संबंधित संस्कारों को संस्कार कहते हैं, जिसमें सूचीबद्ध संस्कारों का मिलान सूची 2 से हमें करना है। एक साइड में आपको संस्कार दिए गए हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी आप मुंडन करवाते हो, कभी आप जनेऊ डालते हो, तो पहले उस टाइम पे मुंडन करवाना, जनेऊ डालना, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। पहले उनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। देखिए उत्तर वैदिक काल के अंदर 16 संस्कार, उत्तर वैदिक काल के अंदर टोटल कितने संस्कार? 16 संस्कार व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन को एक धार्मिक रूप देने का काम करते थे। सबसे पहले इसमें अगर मैं बात करूं, पहला दिया गया निष्काम नाम। निष्काम नाम का अर्थ क्या है? सूर्य दर्शन हेतु बच्चे को बाहर लेकर जाना। तो पहले का डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बच्चे को घर से बाहर ले जाना ताकि वह सूर्य दर्शन कर सके। पहले का डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है चूड़ाकर्मम, मुंडन संस्कार की तिथि, भाई इस तिथि को, इस डेट को मुंडन करवाना, उसको चूड़ाकर्मम बोला जाता था। विदारंभम, अध्ययन की शुरुआत, अध्ययन जीवन की शुरुआत, तो सी ऑप्शन रहेगा। और उपनियम क्या हो जाएगा? जनेऊ संस्कार की शुरुआत में किया जाने वाला संस्कार। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन आपको नजर आएगा। यानी कि उस टाइम पे अलग अलग संस्कार हुआ करते थे, तो उन संस्कारों को अलग अलग एक नाम दिया गया था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसके अंदर सही है। पहला कथन आपको बोल रहे हैं, 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के केंद्रीय सिद्धांत हैं। बौद्ध धर्म के केंद्रीय सिद्धांत हैं। बौद्ध धर्म में अनंतता की अवधारणा स्थायी आत्मा के अस्तित्व को नकारती है। महायान बौद्ध धर्म ने बोधिसत्व की अवधारणा प्रस्तुत की। मिलिंद पनह एक पाली ग्रंथ है जिसमें इंडो यूनानी राजा मिनांडर और भिक्षु नागसेन के बीच संवाद दर्ज है। तो इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, चारों के चारों सही रहेंगे। देखिए, आप भले ही हरियाणा के कोई भी एग्जाम उठा के देखो, ग्रुप डी के एग्जाम को आसान मत मानना, कथन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, देखिए 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के केंद्रीय सिद्धांत हैं। 4 आर्य सत्य की अगर मैं बात करूं, दुख, दुख का क्या कारण है, निरोध और मार्ग, ये 4 मूल सिद्धांत हैं 4 आर्य सत्य के। अनंता, अनंता क्या होता है, आत्मा के अस्तित्व को नकारता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, बौद्ध वास्तुकला की निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भिक्षुओं के आवास के रूप में उपयोग की जाती है। यानी कि जो बौद्ध वास्तुकला है उसके अनुसार जहां पर जो भिक्षु हैं, भिक्षुओं के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है, यही इसने पूछा गया, विहार कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वहां पर जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके रहने का स्थान, उनके ध्यान लगाने का स्थान, वहां पर बैठ के वो ध्यान लगाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वहां पे बैठ के, तो उसी को क्या कहा जाता है, विहार कहा जाता है। ये गुफाओं के अंदर बने होते हैं, कच्ची गुफाएं होती थी, बाद में ईंटों से बनाई गई। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे स्तूप क्या होता है, एक गुबंद के आकार का होता है, गुबंद। इसकी जो संरचना एक गुबंद के आकार की होती है जिसमें बुद्ध के अवशेष और जो बुद्ध से संबंधित जो पवित्र वस्तुएं हैं वो इसके अंदर रखी जाती हैं। चैत्यगृह क्या होता है, यहाँ पर पूजा की जाती है, एक मंदिर होता है यानी कि प्रार्थना की जाती है, और जिसके अंदर चैत्य के अंदर स्तूप स्थित होता है। और स्तूप क्यों स्थित किया जाता है, ताकि उसकी पूजा की जा सके। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसके धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है और जिसको 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विनय पिटक, विनय पिटक। ठीक है, और एक आपका आता है सुत पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक यानी कि दर्शन, दार्शनिक से संबंधित आप बोल सकते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, दार्शनिक से संबंधित है धम्म पिटक। सुत पिटक किसे संबंधित है, बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। विनय पिटक मठ से संबंधित है, मठ, उपदेश और दार्शनिक, ये 3 चीजों से संबंधित है। ठीक है, कौन सी भाषा के अंदर लिखे गए, बहुत बार पूछा जाता है, पाली भाषा के अंदर लिखे गए हैं, पाली भाषा के अंदर, इसलिए इनको पाली त्रिपिटक भी कहा जाता है, पाली त्रिपिटक भी कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिपिटक बौद्ध मठों के लिए प्रयुक्त पारंपरिक शब्द है, क्या ये सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित विशाल साहित्यक संग्रह है। द्वितीय बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलमन में आयोजित की गई थी और इसके परिणाम स्वरूप संघ में पहला विभाजन हुआ। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और इसके प्रसार में सहायता की। पूछा गया कौन सा कथन इसके अंदर सही है। सबसे पहले त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का संग्रह है। यहाँ पे क्या बोला गया, त्रिपिटक बौद्ध मठों के लिए, बौद्ध मठों के लिए नहीं, एक पवित्र ग्रंथ है जिसके अंदर विनय, सुत और अभिधम, ये 3 पिटक इसके अंदर शामिल हैं। मठ के लिए तो मैंने अलग से आपको बताया था विनय पिटक, तो पहला इसके अंदर गलत हो जाएगा। त्रिपिटक बौद्ध मठों के लिए पारंपरिक शब्द नहीं है बल्कि एक उनका एक पवित्र ग्रंथ आप बोल सकते हैं। जातक कथाएं बौद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित विशाल साहित्यक संग्रह है। देखिए, जो जातक कथाएं हैं बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं, लेकिन उनकी नैतिक शिक्षा से संबंधित हैं, उनकी नैतिक शिक्षा, यानी कि जो अपनी प्रजा के लिए वो यूज करते थे, अपनी प्रजा के लिए वो यूज करते थे, तो वही बात हो गई। तो ये सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जातक कथाएं
गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित है। विशाल साहित्यिक संग्रह जो अपनी नैतिक शिक्षाओं के लिए यूज करते थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। नहीं, ये कुंडलवन के अंदर नहीं आयोजित की गई थी, वैशाली, वैशाली के अंदर लगभग 383 ईसा पूर्व आयोजित की गई थी, जहां भिक्षुओं के आचार विचार पर जब मतभेद हो जाता था उसके अंदर पहला विभाजन हुआ था। तो ये कुंडलवन के अंदर आयोजित नहीं की थी, थर्ड आपका गलत हो जाएगा। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद, सबसे पहले कलिंग का युद्ध बहुत बार पूछा जाता है, कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसके प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सेकंड और फोर्थ सही रहेगा, पहला ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिनयान और महायान निम्नलिखित में से किस धर्म की शाखाएं हैं? हिनयान और महायान, राइट ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। जो हिनयान और महायान बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं। इनका विभाजन कब हुआ था? पहली शताब्दी के अंदर इनका विभाजन हुआ था और उस समय एक कुषाण शासक हुआ करते थे, कुषाण शासक, जिनका नाम था कनिष्क। कनिष्क कनिष्क के संरक्षण के अंदर ही कश्मीर के कुंडलवन के अंदर, कश्मीर के कुंडलवन के अंदर बौद्धों की एक चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन के अंदर, कश्मीर के कुंडलवन के अंदर। महायान और हिनयान दो शाखाओं के अंदर बौद्ध धर्म बंट गया। महायान किसको कहा गया? महायान, महायान उनको कहा गया जो बुद्ध की जो दिव्य शक्ति थी, बुद्ध की दिव्य शक्ति के अंदर जो विश्वास करते थे, जो मूर्ति पूजा को मानते थे, जो मूर्ति पूजा को मान्यता देते थे, ठीक है। जबकि हिनयान किसके लिए प्रयोग किया गया? जो बुद्ध को केवल शिक्षक मानते थे, वो ये नहीं मानते थे कि ये इसके अंदर दिव्य शक्ति है, वो ये मानते थे कि शिक्षक है, ठीक है, जो मूर्ति पूजा के अंदर विश्वास नहीं करते थे। और पाली भाषा के अंदर इनके जो है ग्रंथ लिखे गए हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बुद्ध को निम्नलिखित में से किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध आप लोग जानते होंगे 29 वर्ष की आयु में बोध गया के अंदर, 29 वर्ष की आयु में बोध गया के अंदर पीपल के वृक्ष के नीचे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बोध गया कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। बहुत बार पूछा जाता है बुद्ध का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? बुद्ध का जो प्रारंभिक नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था। बचपन का नाम या प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ गौतम था, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल के अंदर है। लुम्बिनी नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ के अंदर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के अंदर दिया था और इसी उपदेश को बौद्ध धर्म के अंदर क्या कहा जाता है? धर्म चक्कर परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। उपदेश को धर्म चक्कर परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। लगभग 483 ईसा पूर्व इनका निधन हो गया था। कहाँ पर इनका निधन हुआ था? कुशीनगर के अंदर इनका निधन हो गया था। और निधन को क्या बोला गया? निधन को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध को निम्नलिखित में से किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल के वृक्ष के नीचे। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। बोध गया में बिहार वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ गौतम बचपन का नाम था। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी जो वर्तमान में नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया जिसको धर्म चक्कर परिवर्तन के नाम से जाना गया। 80 वर्ष की आयु में 463 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनका निधन हो गया, जिनको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करके बताना, सभी सत्य कथनों का चयन करना है। यानी कि आपको केवल और केवल सत्य कथन बताने हैं कि कौन सा कथन इसके अंदर सत्य है। जैन धर्म
और दर्शन की उत्पत्ति और विकास के लिए 24 तीर्थकरों को उत्तरदायी माना गया। बिल्कुल, जैन धर्म के अंदर टोटल कितने तीर्थकर हैं? 24। पहला इसके अंदर सही रहेगा। जैन भी वेदों में विश्वास नहीं करते, लेकिन वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, ये भी सही है। 22वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। सबसे पहली बात तो पार्श्वनाथ 22वें तीर्थकर नहीं थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। ये यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। पार्श्वनाथ के अनुयायी श्वेत वस्त्र पहनते थे, ठीक है। 24वें तीर्थकर तो वर्धमान महावीर थे, ये भी सही है। तो पहला चौथा और पहला दूसरा और चौथा इसके अंदर सही रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले जो तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह ये 4 शिक्षाएं दी थी। अस्तेय की श्वेतंबर संप्रदाय की नींव पड़ी थी। 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर, जिन्होंने ब्रह्मचार्य को छोड़कर पंच महावर्त स्थापित किए थे। बहुत बार पूछा जाता है पंच महावर्त किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? महावीर के द्वारा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जैन धर्म में पंचवर्त के स्तंभ में निम्नलिखित में से किसका अर्थ चोरी न करना है? जैन धर्म के मैंने आपको बताया 5 वर्ष कौन कौन से हैं? अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, और एक आपका अस्तेय आता है, और एक आता है अनासक्ति। अनासक्ति या जिसको आप बोल सकते हैं संग्रहण न करना, जिसको आप अपरिग्रह बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? अपरिग्रह बोलते हैं। एक आपका ब्रह्मचर्य आ गया, ब्रह्मचर्य जिसको बोलते हैं। एक आपका अहिंसा आ गया। एक आपका सत्य आता है, सत्य। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी न करना। तो जैन धर्म में 5 वर्त अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय और सत्य। अपरिग्रह का मतलब है संग्रहण न करना, यानी कि इकट्ठा न करना किसी चीज को। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा को अपनाना, और अस्तेय मतलब चोरी न करना, और सत्य मतलब सत्य। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और सूची 2 से क्या मिलान करना? देखिए, महाजनपद है, एक साइड में आपको महाजनपद दिए गए और एक साइड में आपको उनकी राजधानियां दी गई हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं छठी शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में प्राचीन भारत के अंदर टोटल 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। और ये कहां पर मिलता है? बौद्ध ग्रंथ में भी अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से हमें महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें महाजनपद का उल्लेख मिलता है। कुछ प्रमुख महाजनपद हुए हैं, जैसे मैं बात करूं मगध महाजनपद, इनकी राजधानी आपसे पूछा जाता है। मगध राजजनपद की जो राजधानी राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी। मगध की राजधानी राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। एक आपका काशी था, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं वत्स की राजधानी कौशाम्बी, यहाँ पे आपको नजर आ रही है वत्स की कौशाम्बी। और एक था आपका कौशल की राजधानी श्रावस्ती कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। कुरु एक था, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक मल नजर आ रहा है, मल की राजधानी कुशीनगर, या जिसको आप पावा बोलते हैं, पावा कुशीनगर। और यहाँ पे गांधार की राजधानी तक्षशिला। तो राइट ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और एक और था अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन, ठीक है। वत्स की होगी कौशाम्बी, कुरु, अवंती, उज्जैन, गांधार, तक्षशिला। एक और है वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। ये सब आपको याद करने महाजनपद। देखिए, 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में प्राचीन भारत के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और ये किसके अंदर उल्लेख मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ
भगवती सूत्र के अंदर। मगध राजगिरी बाद में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी, काशी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, वजी वैशाली, कुरु इंद्रप्रस्थ, अवंती उज्जैन, मल्ल की कुशीनगर, अंग की चंपा, गांधार की तक्षशिला और वत्स की कौशाम्बी। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, मगध के किस राजा को सभी अक्षत्रियों का सहारक कहा जाता था? देखिए, मगध का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था महापद्म नंद। ठीक है, नंदवंश। नंदवंश का जो शासन था वो 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व, 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व। वह नंदवंश के पहले शासक थे। कौन? महापद्मन। जो महापद्म नंद थे वो नंदवंश के पहले शासक थे और उन्होंने पूरे मगध साम्राज्य का विस्तार करने का काम किया था। तो सभी अक्षत्रियों का सहारक किसको कहा जाता है? महापद्म नंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया था? शुंग वंश के अंतिम शासक हुए हैं जिनका नाम था देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, जिनकी हत्या करके उसके प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था वासुदेव। देवभूति कौन थे? शुंग वंश के अंतिम शासक। शुंग वंश के अंतिम शासक, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके प्रधानमंत्री हुए हैं वासुदेव। उनके प्रधानमंत्री वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व कनवास, जिसको आप कण्व वंश भी बोलते हैं, कण्व वंश, कण्व वंश, तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कण्व वंश की स्थापना की थी। मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने ले लिया था? कनवास यानी कि कण्व वंश ने ले लिया था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के प्रधानमंत्री वासुदेव ने उनकी हत्या करके 73 ईसा पूर्व में कण्व वंश यानी कि कनवास की स्थापना की थी। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और कुणव वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? सुशर्मा था, सुशर्मा। तो यहाँ पे हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास, धाकड़ सीरीज की पहली क्लास समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 3 महीने के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा और कल हम मौर्य काल से शुरुआत करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बकवास आपको नहीं करवाई जाएगी। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में। और डेली ये क्लास जीके जीएस की सुबह 11 बजे रहेगी। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो मैं क्लास करा रहा हूँ उसके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे साथ के साथ में, उसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। पीडीएफ अगर आपको लेनी है केवल PYQ की मिलेगी जिसका प्राइस 230 रुपीज रहेगा। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।